सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई सर को मैसेज करते हैं। हमसे आपकी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन में नजर नहीं आ रही। You guys, I hope you can hear me now. Why? Because the Zoom, it disconnected. I've connected again. स्क्रीन में नजर नहीं आ रही। Okay, that's great. Just a moment, please. Okay, and I hope that you all can see the screen now. Yes, sir. Yes, sir. Great. Yes, sir. Just give me a moment. All right, guys, everyone, please, silent. So it's your turn now. I'm writing some molecules. Yes, it's a covalent compound, by the way. Why? Because it is a covalent bond between two different atoms, right? P and Cl. Chanji, your turn, please. Make some molecules. Now be silent. I can write the group numbers for you, right? So Cl is in 7th group, oxygen 6th group. मैं group number लिख रहा हूँ. Carbon is in 4th group, nitrogen is in 5th group, silicon is in 4th group. और क्या बस मैंने group numbers लिख दिए जो कि आपको available होंगे in the form of periodic table. You have to show the outer electrons only. Now you have to be quick, please. Abdullah. Ibrahim, check your online. Abdullah. Spirit वाले नंबर भी उठा रहे हो, check your online. Spirit वाले नंबर भी उठा रहे हो, ज़हन के जाना online ही है पे. Mathematics नहीं. Online ही register. बेटा I actually असल में यहाँ पे ये कनेक्शन जो है वो मल्टीमीडिया से हुआ है और वो मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा सिस्टम के ऊपर और मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. If you can write in the chat and I can actually answer the question. That's the issue which I'm facing at the moment. Shh, be silent, quick. Yes, you have to make the dotting. Yes, these are the group numbers.
He's quick. Let's repeat this. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1. एक चाहिए. हाँ, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है हमेशा उस सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में एलिमेंट लिखा होगा. हाँ, जल्दी प्लीज. He's quick. Oh, where is it? Sorry. Last minute to go. नहीं, ये कितना है? ये क्या दो? ये कार्बन के याद हो कार्बन 4 पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल. कार्बन डाले कितना है? 1 2 3 4 5. कार्बन तो 4 पे हो सकता है. तो नहीं, ये तो बॉन्ड नहीं बनाया इसके पहले. नहीं, लेकिन वैसे भी
वैलेंस ही बनाया ना, कार्बन तो है ही 4 ग्रुप में, उसमें है ही 4 वैलेंस, आपने तो 5 नए वैलेंस। ये तो नहीं करना तो नहीं 4 6 बनना चाहिए। तो फिर इसका मतलब है इसका एक इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड करवाओ, फिर ट्रिपल बॉन्ड करना डबल बॉन्ड बनेगा। अभी तो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, एक इसका यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तुम दोनों को और All right, guys, everyone, there we go, please. Please silent. Now, how to make the bonding, how to form the bond during the atoms? सबसे पहले ये रियलाइज करा करें कि एक एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. This is your first step. Cl 7th ग्रुप में है. अब कुछ सोचना भी तो है ना. Cl is in 7th ग्रुप. इसके मतलब Cl एक बॉन्ड बना सकता है. ऐसे ही है. 2 Cl हैं, तो एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा. बना किससे रहा है? ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन 6th ग्रुप में है, तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, फिर ऑक्सीजन एक इससे बना लेगा, एक इससे बना लेगा बॉन्ड. That is a thinking process, by the way, right? Now, so therefore, oxygen 1 2 3 4 5 6 पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाए ना ऑक्सीजन के. आप पता ही करते हैं, normally this is very normal and I've been seeing since ages among the O level and IGCSE students. वो पता ही करते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, एक एलिमेंट के बॉन्ड बना दिए. सपोज करें एलिमेंट था 6th ग्रुप में, 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, बॉन्ड बना दिए, तो अच्छा तो 6th ग्रुप में था, अब 6 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं. तो भाई आपने उसको 8th ग्रुप में डाल दिया है, वो 6 में से 2 ने बॉन्ड बनाना था, ऊपर एक्स्ट्रा 6 को डाले आपने. दैट्स व्हाई मेक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट. अब एक बॉन्ड बन जाएगा एक Cl से और एक बॉन्ड बन जाएगा एक Cl से. अब Cl क्या, Cl 7th ग्रुप में है, तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करें ना. 1 तो बना दिया आपने, 2 3 4 5 6 7, ये 1 यहां पे है, 2 3 4 5 6 7. Do I make sense? HCN, ये मैंने कल भी करके दिखाया था बाय द वे आपको. अगर ज्यादा एलिमेंट्स आ जाएं एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर उसी सीक्वेंस में बॉन्डिंग शो की जाती है. दिस इज वेरी नॉर्मल एज अ कॉन्सेप्ट. सो ये H, ये C और ये N. पहले मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं. हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 1, कार्बन 4th ग्रुप में है, अजान होने बाद बात करते. अजान.
Okay, everyone. So basically, HCN. अब इस molecule में एक ज़्यादा atom है different. तो sequence ही बनाए. Hydrogen first group में, carbon fourth group में, और nitrogen fifth group में होता है. तो nitrogen के 5 electron बना लेते हैं 5. Now start realizing that how many electrons an atom requires to complete the stable configuration. Hydrogen needs only 1 electron. तो एक bond बनाएगा. अब यहाँ पे जो carbon है, इसके पास कितने electrons आ चुके हैं? 1, 2, 3, 4, 5. इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. It requires 3. This requires 3. तो बनाए ट्रिपल बॉन्ड पे, right? So therefore this forms a triple bond. अब आप चाहे इस तरह बना लें. This is hydrogen. So it's bonds with carbon, and this carbon bonds with nitrogen. Now this is a triple bond. इस तरह और फिर इस तरह, right? और यहाँ पे 2 electrons. Now then is SiCl4, silicon fourth group में. तो silicon के पास electrons 4 होंगे. Isn't it 4 electrons? और साथ में 4 Cl लगे हुए हैं और Cl एक bond बनाता है. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि every Cl makes a single bond. सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप में है तो 1, 2, 3, 4. ये नहीं करना 4 बॉन्ड लाके फिर बाद में 4 इलेक्ट्रॉन और डाल देने, ये नहीं करना प्लीज. अब ये Cl एक बॉन्ड बना और बाकी आपने इसके लोन पेयर्स बना दिए. ये Cl और बाकी इसके लोन पेयर्स, ये Cl और बाकी इसके लोन पेयर्स, और फिर ये बॉन्ड और बाकी इसके लोन पेयर्स. SiCl4. अच्छा, अब आ जाए C2H4, C2H6, C2H2. By the way, C2H4 is ethene in the organic chemistry, C2H6 is ethane in the organic chemistry, C2H2 is ethine in the organic chemistry. आगे organic आने भी वाली है by the way, ठीक है. मैं वहां भी ये बात बोलूंगा, लेकिन आज चूंकि बॉन्डिंग पढ़े तो मैंने ये बात बोल के जानी है, तो मेरी बात बहुत गौर से सुनिए प्लीज. C2H6, it means 2 carbon 6 hydrogens. Yeah. ये रूल है ऑर्गेनिक का जो बताने लगा. इफ इट्स C2H6 तो फिर हाइड्रोजन्स को हमेशा इक्वली डिवाइड किया जाता है कार्बन्स में. दैट्स अ रूल, डोंट फॉरगेट इट. C2H6 तो मतलब 3H एक कार्बन है, 3H एक कार्बन से. दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट, राइट? दैट्स अ रूल. सो therefore this is carbon and this is carbon. I mean 2 कार्बन है ना. कार्बन फोर्थ ग्रुप में है तो 1, 2, 3, 4. फोर्थ ग्रुप में 1, 2, 3, 4. पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बनाए ना कार्बन के. अब आप चाहे वो गोला बना के बना लें, ऐसे बना लें, आपकी मर्जी. अब आपने 3H इसे लगाने हैं, और 3H इसे लगेंगे. That's the simplest way of showing bonding the organic molecule. अब मुझे बताएं, each carbon has 7 electrons. Each carbon requires 1 more electron. और after all, C और C भी तो आपस में bond करना है, या आपने glue तो नहीं लगेगी, तो फिर एक bond यहाँ ही बन जाएगा. So this is C2H6. Excuse me, sir. Now each carbon has 8 electrons. If you count, each carbon is obeying the octet configuration, by the way.
सर आपने से इथीन के नीचे रख दिया। उल्टा तो नहीं डाल दिया मैंने? चलिए ऐसे इसको, सॉरी, इसको C2H4 right, so it's ethane C2H6. yes please. देखिए एक बात याद रखें, आगे ऑर्गेनिक आने वाली है, हम आगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक में कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड हो कि हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, C2H6 फॉर एग्जांपल, तो फिर आपने हाइड्रोजन्स को इक्वली डिवाइड करना होता है बिटवीन द कार्बन एटम्स। C2H6 है तो H मतलब क्या हुआ, 3 लगेंगे एक कार्बन, 3 लगेंगे एक कार्बन से, राइट। सिमिलरली गाइस C2H4, तो C2H4 का मतलब क्या है, 2H लगेंगे एक कार्बन, 2H एक कार्बन से लगेंगे। So therefore now let's make C2H4, ठीक है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, तो कार्बन 4th ग्रुप में होता है बाय द वे, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन लग गया, ये एक हाइड्रोजन से लग गया। दूसरी तरफ कार्बन भी, ये एक H से लग गया और ये एक H से लग गया। अब मुझे बताएं, ईच कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी? तो ये कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे से इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो देयरफॉर दिस फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड। अब अगर आपने वो सर्कल बनाया तो आप बेशक सर्कल बना लें, राइट। ये कार्बन, ये भी कार्बन, तो बेसिकली एक हाइड्रोजन यहां लग गया, एक हाइड्रोजन इससे लग गया, एक हाइड्रोजन इससे लग गया और एक हाइड्रोजन इससे लग गया, और यहां पे डबल बॉन्ड। अब ये नहीं करना, दिस ऑल्सो हैपेंस नॉर्मली अगेन। आप ये बॉन्डिंग शो कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कार्बन तो 4th ग्रुप में था, फिर 1 2 3 4, ये नहीं कर सकते आप। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो आपने बॉन्डिंग है वही तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, so why are you making extra electrons? So don't do this. So this was C2H4. Now let's see C2H2, ethyne. ये वेल्डिंग नहीं होती, वेल्डिंग शायद आपने नाम सुना। ये जो वेल्डिंग का फ्लेम होता है इसको हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम भी कहते हैं, वेल्डिंग, राइट। आगे आपका चैप्टर आ रहा है एयर एंड ऑक्सीजन, वहां पे यूज आएगा, आपसे पूछेंगे स्टेट 1 यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, राइट। हम पूछेंगे आपसे, वो जो फ्लेम होता है ना, वो होता है 1800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आपने अक्सर ये भी देखा होगा, जो वेल्ड कर रहे थे वो अपने आगे एक शीट भी रखते हैं ताकि उनकी आंख में वो स्पार्कल ना पड़े, बड़ा आप कॉर्निया डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें से इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलने का सीन ये होता है कि अगर वेल्डिंग दूर भी हो रही है ना, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेट्स से वो डोर वेल्डिंग और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन स्टिल हैव एन इंपैक्ट ऑन माय आईज। ये नहीं कि पास खड़े होकर इलेक्ट्रॉन आगे शूट करेंगे, डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रॉन शूट करते हैं। तो इसलिए whenever welding is happening या mg is burning, मैं आपके यहाँ पे mg बन करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा such a bright white flame। लेकिन if you see mg, which I will not recommend, right, बस आपने glance से देखना, but that's all, you can't watch it, right? If you watch it, it creates an image in your eyes, it may hurt your cornea, you know। तो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है उस, ये जो इथाइन है, इथाइन, इसका दूसरा नाम है एसिटाइलिन। तो ऑक्सीजन प्लस इथाइन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, राइट। ये इस तरह बर्न करती है गैस। इंफॉर्मेशन भी बताना चाहिए, वैसे मैं आपको कौन इन्फॉर्मेशन दूं, इथीन के बारे में, इथीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूं आपको। ये जो अक्सर औकात जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं। रॉ एप्पल एक्सपोर्ट करना है, रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है। मैंगो एक्सपोर्ट करना है, रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है ना, फ्रूट और वेजिटेबल, फिर हम उसको एक्सपोज करते हैं ऑक्सीजन और इथीन गैस के ऊपर। इथीन गैस, जो बायोलॉजी पर मुझे पता हो मे बी, राइट। इथीन गैस इज यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जितने जो ट्रीज होते हैं व्हिच बेयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे ऑल रिलीज इथीन गैस। वैसे आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि वाला मैं जो बताया था आपको? इफ यू टेक अ राइप्ड I mean any fruit, let's tomato, चलें, आप राइप टमाटो लें और कुछ अनराइप टमाटोज लें, या राइप्ड
कोई भी फ्रूट ले, गुआवा ले ले और अनराइप गुआवाज ले ले, उसको ड्रॉर में डाल दे, ड्रॉर में, राइप्ड 1, अनराइप्ड 5, 6, वो 3-4 डेज बाद ना वो अनराइप्ड भी राइप हो जाएंगे। कभी आपने किया एक्सपेरिमेंट ये वाला? Have you ever done the experiment? And if you've done it, have you ever asked your science teacher, anyone, that why this happens? हाँ, exactly. उसमें से एक आध आम जो होता है बेसिकली उसमें हमने उसको राइप किया होता है, और जो बाकी सारे मैंगोज हैं बेसिकली वो अनराइप होते हैं, लेकिन आफ्टर अ वीक और सो दे आर राइप्ड। कुछ लोग कहते होंगे हमने मसाला लगाया हुआ है, बताए ना, जिस तरह वो कहते नहीं फर्नाइल हालांकि पता नहीं फर्नाइल क्या, मुझे तो आज समझ नहीं फर्नाइल आया, वर्ड कहां से आया फर्नाइल, राइट? असल नाम नेफ्थलीन है। इस तरह ही वो कहते हैं ना मसाला लगाया हुआ है, फ्रूट को मसाला लगाया, क्या लगाया है मसाला, कौन सा मसाला लगाया है? Basically the concept is that the ripe fruit in a closed environment releases ethene gas, right? वो ethene gas is responsible for the ripening of the other unripe fruits. साइंस को साइंस इतना पढ़ा करें, मसाले मसूले पढ़ लेते हैं आप। इथाइन गाइस, इट्स 2 कार्बन्स, 2 हाइड्रोजन है, मतलब है एक एक डिवाइड होगा, ठीक है? कार्बन 4th ग्रुप में होता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिया। ये सोचने के तरीके और इस तरह ही सोचना है प्लीज। कार्बन 4th ग्रुप में एक तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है, बाकी 3 बना लें, इसकी बाकी 3 बना लें। अब each carbon has 5 electrons. It requires 3 further. The triple bond going straight away. यानी कि अगर मैं इसके गोले जोले बनाऊं, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। सर कूल सर guys, these all are covalent compounds I've made, and these all are simple molecules: Cl2O, HCN, SiCl4, C2H6, C2H4, C2H2. Guys, they all are simple molecules. ये सारे simple molecules. Molecule क्या होता है? When 2 or more than 2 same or different atoms covalently bond together. लेकिन ये मॉलिक्यूल सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स के, क्योंकि यहां पे डिफरेंट एटम्स बॉन्ड हुए हैं। फिर मैंने ये सिंपल क्यों लिखा है? क्या ये सादा मॉलिक्यूल? क्या मतलब है सिंपल मॉलिक्यूल का? एनीवन कैन प्लीज टेल मी व्हाट इज द वर्ड सिंपल मॉलिक्यूल? बिकॉज़ रिमेंबर दैट इन योर पेपर in both O11 and IGCSE, writing the word simple molecule carries a mark. Do you know that? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आइंदा, अगर आपने उस सवाल में मेरा आंसर में सिंपल मॉलिक्यूल नहीं लिखा तो मैं आपका नंबर काटूंगा 1। फिर आप लोग कहते हैं सर पेपर इस मतलब ही हुआ, अभी रिजल्ट आया 11 कल आया, बहुत सारे बच्चे सर पेपर तो कमाल हुआ था, गलती हो ही नहीं सकती, और आया यूब। I mean, I met a student, an XYZ student yesterday. Sir, पेपर तो वो आले से दर्जे, आले के भी दर्जे आए थे। मैं क्या बेटा रिजल्ट क्या है? तो 2 U 1 E है। अब मैं पहले शॉक में भी गया, मैं क्या बेटा मैं क्या कह सकता हूँ? फिर कहते सर इतना अच्छा पेपर था कि मतलब कि कम से कम CD तो आ रहा था। मैंने कहा बेटा एक तरफ आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा पेपर था, फिर आप CD में फंसे हुए, राइट? कहते सर ऐसा पॉसिबल नहीं बेटा, प्लीज डोंट यूज दिस सेल फोन, प्लीज माइंड इट। तो फिर वो कहते नहीं सर पेपर बहुत अच्छा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं क्या कहूं उसको? अब लेट्स वेट फॉर द कंपोनेंट ग्रेड्स। आज कंपोनेंट ग्रेड्स आने थे, लेट्स वेट फॉर द कंपोनेंट ग्रेड्स। कंपोनेंट देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा किस में आपने ब्लंडर किए तो एकदम यू ही आ गया। कंपोनेंट ग्रेड्स आप देखे तो सब में यू था। कहते मैं मेरे साथ जाती हुई
मैंने कहा मैं इसका भी जवाब दे नहीं सकता कि आपसे जाती हुई एग्जामिनर की कोई आपसे ना कोई पर्सनल ताल्लुकात, ना ग्रज, ना कुछ, राइट? कैसे मेरा पेपर घूम गया। मैं कहा आप कैसे पता पेपर घूम गया? सर यूं नहीं आ सकता। मैं ठीक है, दैट्स फाइन। खैर जब वो बैठा हुआ था तो आई कॉल ब्रिटिश काउंसिल, मैंने उसके सामने मैंने कॉल की और कैम्ब्रिज हेड को मैंने कॉल की। मैंने फोन मैंने कर दी स्पीकर पे। मैं कहा so and so child and he believes that he has done amazingly well, right, in the paper, and but unfortunately he has got use. पहले तो वो भी हंसी, अब बच्चा सच्चे सामने बैठा हुआ है, अब मेरे को ये पता नहीं हंस क्यों रही है। खैर अब वो बेचारा दुख में बैठा हुआ है, वो हंस रही है। अब मैंने खैर उसको खत्म किया किसी ने कॉन्वर्सेशन को। माने कहते देन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा like what is the recommendation, what should you do, because he says that he has done really well. फिर कहती है what are the component grades? मैंने बताया all use and components. There was a short, like a small lull for like 15 seconds. I was speechless, she was speechless. तो एक small lull जब खत्म हुआ 15 seconds का, फिर उसने कहा इस तरह करें कि if the child thinks that he is very confident that the paper was amazingly well, he should actually apply for the EAR, inquiry about result. That is basically a challenge to the examiner. Okay, whatever you've done is pathetic, what I've done is amazing. फिर आप EAR ही है, वरना नीचे को चले जाएं, वरना EAR कर दें। फिर उसने कहा कि सर I'll go for EAR. मैं कहा that's fine. जब EAR की फीस जो है ना ए लेवल की, एक कंपोनेंट की, अब फिजिक्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, केमिस्ट्री के 5 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट की फीस है 19,500, यानी 20,000। यानी अगर आपने एक जो पेपर है 5 कंपोनेंट, अगर आपने 5 कंपोनेंट EAR लेके जाना है तो 1 लाख रुपए चाहिए आपको। अब मैंने कहा बेटा फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायो के 5, 3 लाख रुपए पैसे खर्च कर देंगे। फिर उसको जरा कुछ हुआ कि आई थिंक ज्यादा हो रहे पैसे, फिर वो कहता है सर इस तरह करें कुछ कंपोनेंट्स में कर लेते हैं। अब मैंने उसको आज भिजवाए कंपोनेंट्स, अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मेरा पॉइंट कहने का, ये सारे मकसद बताने का मकसद ये है बेसिकली, देखिए आप लोग खुद अपने बहुत अच्छे जज हैं, बस फर्क इतना है कभी कभी आप लोग नाइव हो जाते हैं, या आप अपने आप को सेल्फ रियलाइज नहीं कर पाते, या आप रियलाइज करना नहीं चाहते, या आप रियलिटी से दूर रहना चाहते हैं। जो बच्चा एग्जाम दे के आता है ना, उसको पता होता है मैंने क्या करके आया, राइट? और ऐसा हो नहीं सकता कि द पेपर गोज अनग्रेडेड, राइट? हाँ, अगर मिस्टेक कहीं पे हो गया तो कभी कभी एक्स या फिर क्यू लिखा हुआ आ जाता है, राइट? दिस मींस दैट इट इज अंडर प्रोसेस, या बच्चा एब्सेंट हो गया, कुछ मसला हुआ है तो कैम्ब्रिज इसको देख रहा है। लेकिन मतलब कि recently I was seeing some memes on the Facebook and statuses as well कि अच्छा नहीं आया, अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। खुदा के लिए 2 साल पढ़ा होता तो अच्छा हो जाता। आप समझते हैं कि दुनिया के आखिरी बंदे आप ही जिसने एग्जाम दिया है, तो क्या वैसे ही पास होते रहे? तो ये जो आजकल का जो इशू है ना बेसिकली, कि वो आखिरी हफ्ते पढ़ना और आखिरी महीने पढ़ना और फाइंड द शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट? कि कहीं से शॉर्टकट से कहीं से चीज मिल जाए, ऐसा जिंदगी में होता नहीं है। और अगर होता है तो आप बहुत लकी हैं, लेकिन आप अनलकी इसलिए क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है, उसने खत्म हो जाना है। फिर जब वो खत्म होगा, जब रियलिटी सामने आएगी, फिर मसले होंगे। तो नेवर फाइंड अ शॉर्टकट टू सक्सेस, प्लीज वर्क हार्ड फॉर दैट। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, वर्क हार्ड फॉर दैट। अब बहुत से बच्चे कहते सर मैंने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात, डॉक्टर बने। अब कहते रहना चाहिए डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। भाई डॉक्टर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। 3 A स्टार लेके आए ना फिजिक्स के बायो में, MD कैट तैयारी करें ना A1 से, फिर बने ना डॉक्टर। अब आप कहते नहीं A2 खत्म होगा फिर MD कैट तैयारी करेंगे फिर वो देने जाएंगे। तो लोग, वो एक मुहावरा है ना उर्दू में, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, आप तो जाके कुल्हाड़ी में पाँव मार देते हैं और कहते हैं हमने मतलब ये गलती हो गई। आप गलती तो खुद कर लेते हैं। और आपके ओ लेवल, मैंने सेशन के स्टार्ट होने से पहले कहा था और मैं आज पे कह रहा हूं, मैं कॉन्स्टेंटली कहता रहूंगा सेशन के अंदर, आपके ओ लेवल ग्रेड्स आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अंडर ग्रेड में एडमिशन लेना है, इवन इन लम्स, यू रिक्वायर योर ओ लेवल ग्रेड्स एंड योर A1 ट्रांसक्रिप्ट। इसके बगैर एडमिशन नहीं होता, राइट?
और जब आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अगर मैं आज से बात करूं तो आज से 2, 6, 7, आज से 7 साल बाद आपको फिर ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। और पोस्ट ग्रेजुएट इज वेरी एक्सपेंसिव, वो 1 साल लेता है 2-2.5 करोड़ रुपया। ये आजकल की बात है, पता नहीं 7 साल बाद क्या रेट होगा डॉलर या पाउंड का, तो आजकल के हिसाब से 2-2.5 करोड़ है 1 year for post grad. You need a scholarship, man, I'm telling you. तो उसकी स्कॉलरशिप के लिए ये स्टोरी शुरू हो चुकी हुई है आपकी। बस फर्क इतना है वो 7 साल बाद देखना, 7 साल बाद ये चीज रिपीट नहीं होगी। आप अपने A2 से पूछे, जिनको जाके में चलता पता हो एडमिशन के लिए, तो अब ओले बीच में कुछ बच्चे ओले भी रिपीट कर रहे होते हैं, you know, so don't put yourself in that situation, please. I'm telling you seriously, ये बातें I'm just telling you what will happen in future. फ्यूचर में क्या होता है, तो यू शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो बाय द वे हम बात कर रहे थे सिंपल मॉलिक्यूल की। ये सिंपल का मतलब क्या है? ये ऐसे तो ना करें प्लीज, आप O3 में ऐसा ना करें। इसका नंबर है पेपर के अंदर, मैं गिनना चाहूंगा। ओके चलिए बताएं क्या मतलब है सिंपल का। सादा सूदा ना कहिएगा मुझे, बताएं। Small. अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह। अच्छा मुझे बताएं सिंपल का ऑपोजिट क्या है, ये बता दे चले। हाँ जाइंट, सिंपल का ऑपोजिट है जाइंट। Complex. तो सिंपल क्या हुआ फिर? वो तो फिर सैंड भी मुन्नी सी होती है। क्या क्या क्या? हाँ बोले बोले क्या क्या क्या? Sir? हाँ Sir? These are held together by covalent bonds. और जो मैक्रो क्या? Okay, now this is very complex definition of it, but you're right, absolutely right. मैं तो simple बहुत सादा अल्फाज में I'll tell you कि क्या मतलब है प्लीज का। A few atoms Right. held together by covalent bonds. Held together by covalent bonds. क्या क्या दोबारा बताएं प्लीज। Few atoms held together. Few atoms held bonds together. मुझे लगता है simple molecule मुझे लगता है simple molecule यही होगा। नहीं, it is not a matter of few covalent bonds, by the way, right? Listen to this carefully. You know what does simple molecule mean? Simple molecule means which has a discrete structure. I think it's too much English, right? उर्दू में इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स हो। वाटर इज H2O, 2H 1O मिलके H2O होगा। अगर मैं H3O कर दूं तो वाटर नहीं है, क्या? और अगर मैं H2O के किसी बॉन्ड को तोड़ दूं तो वो H2O नहीं होगा, करेक्ट? तो सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है? which has a discrete structure. ये डिस्क्रीट के स्पेलिंग क्या होंगे? DISCREET या EET? ये कौन सा डिस्क्रीट है? DISCREETE, right? So it has a discrete structure, right? चलिए everybody start. So basically simple molecules का discrete structure होता है, fixed number of atoms होते हैं। मैक्रो क्या और सिंपल का ऑपोजिट मैक्रो है, which has a continuous structure. कोई discrete structure नहीं, continuous structure है, right? So guys, please remember these all we discussed were simple molecules. Please silent. ये सारे simple molecules थे. Now, everyone, please stay focused, please. Very important now. We now know what is ionic bond, ionic compounds. What's a covalent bond? What's the molecule? And the covalent compounds. Let's see the properties of covalent compounds. चलिए अब आप मुझे असिस्ट करें बीच में थोड़ा थोड़ा साथ 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 आयोनिक कंपाउंड से कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है। बताएं जी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। वो जो आयोनिक कंपाउंड्स थे उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी आरटीपी के ऊपर? सॉलिड्स, भूलना नहीं है। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी क्या होती है? ऑल 3 states. Brilliant. They may be solid, liquid or gas.
They also have they also have Okay, ready everyone? Second point. मुझे बताएं ionic compounds. Okay. Okay, fine. They do not conduct electricity in solid state. Yeah. Covalent compounds. Brilliant. Non-conductors of electricity at RDP. Third, they have low boiling. Third, Third, they have low boiling. please, someone is saying something online. Can you please come again? Third, they have low boiling. Third, they Yes, have that's low fine. boiling. Absolutely correct. I'm coming on that point. लेकिन but अभी पहले तो conduction complete कर लें. मुझे बताएं ionic compound molten state में conductors थे और aqueous state में conductors because that free ions. ये जो covalent compounds इनका क्या scene है? नहीं? अच्छा याद रखिएगा कोवलेंट कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में करते नहीं है पहली बात और एक्वस स्टेट में भी नहीं करते एक्सेप्ट एसिड्स वाहिद कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जो एक्वस स्टेट में आयंस देते हैं राइट सो what about carbon? What about carbon? Non-conductors, एक सेकंड, non-conductors of electricity in molten state, conductors of electricity in aqueous state, only acids. एसिड्स हो गई या अमोनिया हो गई, ये वाहिद कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि पानी में आयन देते हैं और रीजन क्या होगा ड्यू टू फ्री आयंस Heat, right? Heat, right? कोई कोवलेंट कंपाउंड वाटर में आयन नहीं देता, ये बात याद रखिएगा प्लीज. नो कोवलेंट कंपाउंड गिव्स फ्री आयंस इन वाटर एक्सेप्ट एसिड्स. ये बातें ना भूलिएगा, हम पेपर में पूछेंगे आपसे. Yes, you were saying and people were saying online as well, they have low melting points. So covalent compounds have low melting points. Low melting point and boiling point. Poor thermal conductivity भी poor होती है ना? Poor thermal conductivity भी Sorry, poor please come होती है ना? again. Poor conductivity. Covalent compounds की thermal. Poor conductivity. Covalent compounds भी poor होती है ना? Thermal एक second. conductivity भी poor होती है ना? Yes, please come again now. से covalent compounds की भी thermal. से covalent compounds की भी thermal conductivity poor होती है. जो covalent compounds कौन से? Yes, exactly. So covalent compounds and ionic compounds both, they don't conduct heat. So the bad, thermal conductors. Okay, everyone now. Low melting point, boiling point. वैसे by the way, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा प्लीज, ठीक है, बहुत गौर से. ये आपका ब्रेन है. नीचे इसके मेडुला ऑब्लोंगेटा भी. मसला काम कर जाए बस, अब सुनेगा केयरफुली. ये जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है ना, इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है. आयोनिक कंपाउंड अगर आपने मेल्ट करना है तो उसका बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, राइट. तो आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन. अब आ जाएं ऑन कोवलेंट कंपाउंड्स जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं. हम अभी मैक्रो नहीं पढ़ रहे. कोवलेंट कंपाउंड जो कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं. एग्जांपल है अमोनिया. अमोनिया का प्लीज गौर से बात सुनिएगा, क्योंकि इन पेपर यू अगेन गो रॉन्ग एंड राइट रॉन्ग. अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट does not depend on covalent bonds. It depends on कि अमोनिया और अमोनिया को होल्ड कौन कर रहा है. Intermolecular forces.
जिसको आप कहते हैं इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसे हम कहते हैं intermolecular forces of attraction. Simple molecules are held by intermolecular forces of attraction. They are weak forces, so they require very less energy to be broken. So remember, why covalent compounds, any simple molecules have low melting points? Because simple molecules are held by weak intermolecular forces of attraction. Why is that? क्या मतलब? क्यों weak? अच्छा देखो, जो आयोनिक बॉन्ड है वो तो ऑपोजिटली चार्ज आयन की तरफ, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। जब अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना फिर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, न्यूक्लियाई उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इंटरमोलेक्युलर फोर्स की वीक होती है। इंटरमोलेक्युलर फोर्स वीक होती है बिकॉज वहां ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना इलेक्ट्रॉन शेयर है। वहां पता क्या है, वहां है लॉ ऑफ इंडक्शन। आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में, इफ देयर इज अ पॉजिटिव थिंग तो इट विल इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, इजंट इट? तो होता क्या है, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ से गुजरते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो ये चार्जेस इंड्यूस करते हैं। अब इंड्यूस्ड चार्ज एज कंपेयर टू अ परमानेंट चार्ज विल ऑलवेज बी लेसर एंड वीकर। तो अगर चार्ज ही वीक है तो फिर फोर्स भी वीक होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस बाय नेचर आर वीक फोर्सेस। यार मुझे एक बात बताएं, ये बात याद आ गई बिल्कुल स्टेट्स ऑफ मैटर से। मुझे बताएं, आप कहते हैं ना स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, liquids have weak intermolecular force of attraction, gases have negligible intermolecular force of attraction. तो जब मैं कहता हूं ना सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, इंटरमोलेक्युलर फोर्स, इंग्लिश पे गौर करें, इंटरमोलेक्युलर फोर्स मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स, या दो मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्स, राइट? अब वो अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे, जितने करीब होंगे केमिस्ट्री में उसको सॉलिड कहते हैं। जितनी फोर्स वीक होती जाएगी, लिक्विड हो गया, और वीक तो गैस हो गई कि पार्टिकल बहुत दूर चले गए। मैं आपको इसकी एक और I'll give you an analogy of it. Analogy. मुझे बताएं, ये पानी है, ये बीकर, और ये बीकर में पानी, ठीक है? सुनिएगा प्लीज केयरफुली। ये बीकर, ये वाटर, मैं इसको हीट करने लगा हूं तो क्या होगा कि वाटर स्टीम बन जाएगी, ऐसे ही है। अच्छा जी, वाटर क्या होता है? वाटर होता है H2O, यानी कि H2O और H2O और H2O, ठीक? सिंपल मॉलिक्यूलर पानी। जब आपने पानी को हीट किया, स्टीम बन गई, तो क्या स्टीम ये बनी? H वो जा रहा है, O वो जा रहा है, H वो जा रहा है, O वो गया, H ये गया। बताएं, ये स्टीम है? फिर भी आप लेके आते हैं पेपर में एक चीज, था तो भी आपको, ठीक है? आप कहते हैं सर इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये टूट गया। भाई कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूट गया तो आपने तो पानी तोड़ दिया, आपको तो H वो जा रहे हो, वो जा रहे हो। भाई स्टीम भी तो H2O ही होती है यार। आप मुझे बताएं, क्या स्टीम भी H2O ही नहीं है? बस अब फर्क पता कितना है? फर्क ये है कि यहां पे H2O मॉलिक्यूल करीब करीब है इसलिए लिक्विड है, और बस यहां पे H2O मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, ये ले, ये स्टीम बन गई। तो कौन सी फोर्स टूटी फिर? इंटरमोलेक्युलर फोर्स टूटी ना, नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्ड तो वहीं पे है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना? और अब एक सवाल एक पूछता हूं, सुनिएगा, और अपने आप को मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करना आपने कि क्या आप ऐसा सोचते हैं, जरूर। मैं किसी ओ लेवल के बच्चे से पूछूं ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच वन हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो 90% O level students will say me, sir, nitrogen. Triple bond, बड़ा strong bond होता है, बहुत high melting. ये 90% students मुझे कहेंगे, and I'm damn sure, as my son says, ultra damn sure. रियलिटी में ना ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अब कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड,
हाँ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स है ना, इस पे डिपेंड करता है। अब आपको नहीं पता किसकी स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने बताया आपको, राइट? नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा उसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्स पे, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा उसकी इंटरमोलेक्युलर फोर्स पे। मैं आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन की इंटरमोलेक्युलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। आगे चैप्टर भी आ रहा है आगे, एयर ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट इज -183 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग -196 डिग्री सेल्सियस, तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं ऑक्सीजन का, मुझे पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। अब कहां गया ट्रिपल बॉन्ड? तो कोवलेंट बॉन्ड पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं डिपेंड करता। अब मैं जितना मर्जी चीख लूं, फिर भी यहाँ पे 5% स्टूडेंट्स जो पेपर में लेके आएंगे कोवलेंट बॉन्ड, फिर आप कहेंगे पेपर बॉम्ब हुआ था। आप बीच में तबाहियां मचा के आए थे, राइट? सो रिमेंबर दैट the simple molecules have low melting points because their melting points, boiling points depend on intermolecular forces of attraction, but please not the covalent bonds, for God's sake, right? Please be very clear in concepts. मुझे बताएं कि ionic compound और covalent compound की बात करें तो what do you think, which one will have a high density, ionic compound or covalent compound? High density ionic, सॉलिड्स होते हैं आरटीबी सारे, राइट? बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ये जरा वीक होते हैं, तो इसलिए यूजुअली द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लेसर डेंसिटी देन आयोनिक कंपाउंड्स। यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं have lesser density than ionic compounds. Are you all clear? So guys, this was ionic bond, ionic compounds, the covalent bond, the molecules, and the covalent compounds. Yahan tak koi baat unclear? Any question you have for me? Yes, please. We can break the covalent bond and separate O and H, but that will be a chemical reaction then. Heat. हाँ, आप लोग के टेस्ट आ गए प्लीज, ये बाहर से from the desk, please collect your tests. Thank you very much. Sir? Sir? Sir?